चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम पहले ये चर्चा कर लेते कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमने कितना करवाया है और कितना कंटेंट इसमें कवर हो गया है। बेसिकली मैंने जब आपके लिए इसका एबीसी एनालिसिस बताया था तो उस टाइम पर मैंने डेफिनेटली इस बात को डिस्कस किया था कि मैं सबसे पहले उसको लूंगा जो सबसे ज्यादा आपके जो कंटेंट का मेजर पार्ट कवर करता है एग्जाम पेपर के अंदर। अब हम एग्जाम पेपर की बात करें तो वहां पर ग्रुप अकाउंटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिली है, जो कि मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के अंदर आपके लिए नोट भी करवा देती। उस एबीसी एनालिसिस को मैंने आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ पर बताया था कि हम सीए फाइनल की बात करते हैं तो 30 से 40 मार्क्स को कवर करता है। वहीं सीए में फाइनल की बात करते हैं तो मिनिमम 40 मार्क्स का आता है और ये 50 मार्क्स तक भी जाता है, पर 40 मार्क्स तो आता है। ठीक है। अब उसको आने के अलग अलग वे हो सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आपको तीन तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, जो कि 7 to 10 मार्क्स में देखने को मिला है। दूसरा होता प्रैक्टिकल, ये तकरीबन 35 से लेके 40 मार्क्स तक मिलता है। इसके अलावा एमसीक्यू, एक या दो एमसीक्यू यानी कहें तो टोटल मिला के 4 मार्क्स तक एमसीक्यू भी आते हैं। तो टोटल मिला के हम वेटेज की बात करते हो तीनों तरीके के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात से एक बात क्लियर है कि आपको इनको फंडामेंटली तरीके से और कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ भी कोई सा भी पार्ट किसी भी वे में आ सकता है। यदि आपको अच्छा मार्क्स लेकर के आना है तो इस वाले टॉपिक को आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आप इसको स्किप नहीं कर पाओगे। ना ही इसके बारे में ऐसा सोचोगे कि नहीं शॉर्टकट हम कोई ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली दो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे। दो स्टैंडर्ड कौन कौन से बताओ। हम पहला जो स्टैंडर्ड है हम बेसिकली बात करते हैं 110 की, 110 की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं कितनी बेटा, 103 की बात करते हैं। तो दो स्टैंडर्ड हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां से सीधे सीधे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। ठीक है। चलिए, अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझाते हैं कि मैंने आपके लिए बेसिकली यहाँ पर बात की थी किसी ग्रुप अकाउंटिंग की। और ग्रुप अकाउंटिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, किस तरीके से अप्लाई होगा, उतना बात करने के बाद सिंपली मैं आ गया था 103 पर, क्योंकि मैं सीधा कोर्स कंटेंट की बात करूंगा। 103 के अंदर मैंने आपको दो पार्ट बेसिकली इसमें बताए थे कि मैंने बोला एक IFRS 3 का पार्ट है, दूसरा हमारा अपेंडिक्स का पार्ट है। अपेंडिक्स का पार्ट का मतलब है वो इंडियन जो बिजनेस के सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियोज के आधार पर हमने जो पहले से जो एग्जेम्पशन क्लेम करने का राइट दे रखा था, जैसे कि हम अमालगमेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उस केस के अंदर कुछ जो बेनिफिट्स हैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, इस तरीके से कुछ वहां पर हमारे प्रोविजंस थे। उन प्रोविजन को कंटिन्यू करने के लिए हमने एक अलग से IFRS 3 के अलावा हमने एक पार्ट जोड़ा, क्योंकि बिजनेस का जो कल्चर है यूरोप का अलग है, इंडिया का अलग है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम इंडेस को डेवलप कर रहे थे, इंडेस को जब हम वहां पर के कहे तो कन्वर्ट कर रहे थे, IFRS को कन्वर्ट कर रहे थे इंडेक्स के अंदर, तो उस केस के अंदर हमने IFRS का कंटेंट एज इट इज रखा। और उसके साथ लगता है कि हमें यहाँ के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, बिजनेस के कल्चर के हिसाब से कुछ चीज डिफर हो सकती है, तो उनको वहां पर हमने एड ऑन भी किया है। और जो हमने एड ऑन किया उसको हमने अपेंडिक्स का नाम दिया था। तो मैं सीधा 103 पर आता हूँ। और 103 के अंदर मैंने बताया था जब भी आप अकाउंटिंग की बात करोगे तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है आपका एक्वायरर के रेस्पेक्ट में बात करता है। एक्वायरर जो होता है उस एक्वायरर के ही लिए ये बेसिकली काम करता है। और यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो एट फेयर वैल्यू पर होगा। ये हमने क्लियर बोला था कि जब एक्वायरर अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाल रहा होगा तो उस केस के अंदर ये अपना फेयर वैल्यू का मेजरमेंट पर उन चीजों को वैल्यू करके चलेगा। फिर मैंने यहाँ भी बताया कि इंडेक्स तभी अप्लाई होता है जब आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है, बिजनेस एक्वायर करने से आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया है, तो उस केस के अंदर आपका 103 अप्लाई होता है। कंट्रोल की डेफिनेशन वाइड है, लेकिन फिर भी 110 के रेस्पेक्ट थोड़ी सी नैरो है ये। ठीक है। बट अभी इतना समझ लो कि जब हम किसी बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस की डेफिनेशन में इनपुट आउटपुट और प्रोसेस दे रखा है कि जब भी हम किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे होंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने बिजनेस एक्वायर किया है या हमने उस बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी को एक्वायर किया है। तो उस केस के अंदर मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब उस चीज उसके इनपुट भी आ रहे हो, उनके प्रोसेस एंड सिस्टम्स भी आ रहा हो, मैनेजमेंट आ रहा हो, कंट्रोल आ रहा हो, उनके जो भी कोलैबोरेशन है, एग्रीमेंट्स हैं, वो भी सारे आ रहे हो, और इसके साथ उन दोनों को एसोसिएट करने के बाद हम उनसे कुछ आउटपुट भी जनरेट करने वाले हैं, ये जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो भी साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होने वाला बेटा,
बिजनेस होने वाला है। मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल भी दिया था आपके लिए। मान लो कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड अपना बिजनेस यहाँ से शट डाउन कर करके किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना चाहता है। हम कहते हैं इस सिटी से बाहर लेके जाना चाहता है। जैसे हम जयपुर की बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर मान लो एक ए है, एक बी है, दोनों फर्नीचर की इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। तो ए जो है वो जो वी जो है, वी अपने बिजनेस को यहाँ से बेच करके वो यहाँ से दिल्ली में शिफ्ट कर रहा है। तो उसने क्या किया, यहाँ जो फैक्ट्री था, असेट्स थी, जो लायबिलिटी, उन सबको बेचना चाहता है और वो इस बिजनेस को सेटल कहाँ कर रहा है, जाकर के वो दिल्ली में जाकर के कर रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे इनपुट मिला, यहाँ पर मुझे बेटा बेटा क्या मिला, इनपुट मिला। मुझे यहाँ पर ना तो प्रोसेस मिला और ना ही मुझे आउटपुट मिला, क्योंकि इस प्रोसेस का मतलब है जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी उनके परमिशन हैं, वो सारी सारी कहाँ पर जाने वाली हैं, वो दिल्ली वाले ब्रांच पर जाके उनकी शिफ्ट हो जाएंगी। दूसरा, जो उसका प्रॉफिट है, कस्टमर लॉयल, जो लॉयल्टी है, जो कस्टमर की लॉयल्टी है, जो कस्टमर है उनका, अब क्या करेगा, क्योंकि ब्रांड नाम सब उन्हीं के पास है अभी भी, तो अब वो डायरेक्टली उनसे परचेज करेगा। तो उसका बेनिफिट भी किसको मिलने वाला है, तो यानी आउटपुट भी उन्हीं के पास है, प्रोसेस भी उन्हीं के पास है। हमने ओनली फॉर पूरी जितनी भी असेट्स लायबिलिटी थी सारी हमने ले ली। तो असेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने का मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। तो पहले केस के अंदर हमने बिजनेस एक्वायर किया था, तो उस केस के अंदर हमारा 103 अप्लाई होगा, यदि कंट्रोल आता है तो। वहीं पर दूसरे केस की हम बात करते हैं, वहां पर हमने यहां पर जो भी था सब कुछ ले लिया, लेकिन उसका प्रोसेस और आउटपुट का कंपोनेंट साथ में नहीं आया था, इसलिए उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे एक्विजिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो इनका ट्रीटमेंट नॉर्मल होगा, जैसे हम कोई असेट्स खरीदते हैं, जिसको हम लायबिलिटी लेते हैं, उस केस में जैसे एंट्री करते हैं, सेम जनरल प्रोसेस की एंट्री यहाँ पर होंगी। यहाँ पर ये 103 अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है कहानी तक? चलिए, इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर कंबाइन कौन करेगा। तो कंबाइन करने मैंने बोला, ये सिंपली बताया था, कंबाइन करने की जब हम बात करते हैं कि बिजनेस को कंबाइन कौन करेगा, तो सिंपल है, एक्वायरर करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्वायरर। तो यहाँ पर हमें एक्वायरर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक्वायरर की आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए। ये बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल कट टू कट बात करने वाला हूँ ना, मैं इन डेप्थ और इन लार्ज लेकर के नहीं जा रहा हूँ कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये जो चीजें चल रही है वो इस तरीके से काम कर रही होती हैं। पहला मैंने बताओ क्या बताया था, मैंने बोला था कि सबसे पहले देखो कि पेमेंट किस में हो रहा है। जो एक्वायरर है वो एक्वायरी को पेमेंट का किस फॉर्मेट में कर रहा है, फॉर्मेट का मतलब किस फॉर्म में दे रहा है, कैश में दे रहा है, इक्विटी में दे रहा है, या कुछ और दे रहा है। यदि वो पेमेंट कैश में दे रहे हैं, हम लोग उसको बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर एक्वायरर वही है जो पेमेंट कर रहा है। यानी कि ए ने बी को खरीदा है, ए ने बी को खरीदा, तो हमने दिख रहा है कि खरीदा किसने, बताओ? ए ने। ए एक्वायरर है, ये ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ए है वो पेमेंट का क्या मोड फॉलो कर रहा है। यदि उसने पेमेंट के लिए जो है कैश मोड फॉलो किया है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये कि जो पेमेंट कर रहा है वही आपका एक्वायरर है, जो ले रहा है रिसीवर है वो आपका कौन है, एक्वायरी है। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम केस के अंदर यहां पर आप कैश में पेमेंट ना करके आप एक्सचेंज ऑफ इक्विटी करते हो। एक्सचेंज ऑफ इक्विटी का मतलब है आप उनको अपने इक्विटी शेयर दे देते हो, अपने मालिकाना हक का कुछ पार्ट उनको आप दे देते हो। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आफ्टर बिजनेस एक्विजिशन का जो इक्विटी का रेशो है, मैं ऐसा कहता हूं पोस्ट कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने के बाद जो पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज इक्विटी जो है उसके अंदर जिसका प्रपोर्शन ज्यादा है, जिसका प्रपोर्शन ज्यादा है वही उसका एक्वायरर कहलाएगा। कि कंट्रोल 51% से, सॉरी, मोर देन 50% से ज्यादा जिसके पास होल्ड कर रखा है वही आपका क्या बनेगा, एक्वायरर बनेगा। क्या सर ऐसा होता? बोला हाँ होता है। कभी कभार रिवर्स एक्विजिशन भी आता है। हम IFRS 3 का कंटेंट इंड एस 103 के अंदर डेफिनेटली इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो ही पार्ट है आपके बेसिकली, एक नॉर्मल केस है, दूसरा आपके सामने जो केस है वो है रिवर्स एक्विजिशन का। रिवर्स एक्विजिशन का केस ओनली फॉर इक्विटी के एक्सचेंज के मोड में ही पॉसिबल है, क्योंकि जब हम इक्विटी दे रहे होते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो टोटल इक्विटी है उसके ज्यादा उसको हमने इक्विटी इशू ज्यादा कर दिया हो। क्या सर ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। वो डिपेंड करता है उसके शेयर की फेयर वैल्यू क्या है। मान लो उसके शेयर की फेयर वैल्यू जो दे रखी है वो 500 है, तुम्हारे शेयर की जो फेयर वैल्यू कितनी है, 100 है। तो सोच के देखिए, क्या वो एक शेयर के बदले में एक ले लेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके शेयर की जो वैल्यू है हमारे शेयर से 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब जब भी हम उसको शेयर इशू करेंगे तो हम डेफिनेटली उसको ज्यादा करेंगे। मान लो उसके 1000 शेयर हैं तो उसको बदले में हमें 5000 शेयर देना पड़ेगा। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि हमने इशू करने के बाद
दोनों का टोटल शेयर करो और टोटल शेयर का जो प्रपोर्शन जिसका ज्यादा है वही कहलाएगा यहाँ पर क्या, एक्वायरर। में दो तरीके बताए, कैश का है तो जो पे कर रहा है वो एक्वायरर है, इक्विटी के केस में देखना पड़ेगा कि पोस्ट आपने जो बिजनेस एक्विजिशन है उसके अंदर जिसकी भी जो परसेंटेज होल्डिंग है इन इक्विटी के अंदर जिसकी ज्यादा है वही क्या कहलाएगा, एक्वायरर। ये बेसिक सा मैंने आपको बात पहले बताई थी। फिर मैंने बोला था कि अब इसके अंदर एनसीआई का भी कंसेप्ट होता है, जितने परसेंट पर एक्वायरर ने ले रखा है, जितना परसेंट एक्वायरर ने ले रखा है, अदर देन एक्वायरर जो भी इक्विटी है वो सारा सारा क्या कहलाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको पहले हम शायद एमआई बोलते थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला करते थे एस के टाइम पर, अब उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोग जिनका इससे कंट्रोल नहीं बनता है। क्लियर। तो एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने दो फंडामेंटल दिए हैं। क्या दिया बेटा, दो फंडामेंटल। पहला दिया क्या बेटा, प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट, प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट। दूसरा दिया है फेयर वैल्यू मॉडल। क्या दिया बेटा, फेयर वैल्यू मॉडल। प्रोपोर्शनेट बोलता है कि भैया देखो कि सिंपली है, जितनी आपकी नेट एसेट्स बनती है, जितनी आपकी नेट एसेट किसकी किसकी, एक्वायरी की, एक्वायरी की जो नेट एसेट्स हैं, जितना परसेंटेज मैंने होल्ड किया है उतना आप मुझे दे दो, बाकी का बच जाएगा एनसीआई। जैसे मान लीजिएगा सामने वाली पार्टी का हमारे पास मान लीजिए नेट एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, मैंने 60% ले रखा है, कंट्रोल मेरा है, मैं एक्वायरर हूं। एनसीआई कितना हुआ बताओ, जो मेरे अलावा है कितना हुआ, 40%। तो 40% 10 लाख का कितना होगा, 4 लाख। दैट इज आई एनसीआई। ये होता है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मॉडल के अंदर। अब हम फेयर वैल्यू की बात कर रहे हो, फेयर वैल्यू का मतलब है कंसिडरेशन। क्या होता है बेटा, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब ये देखो कि जो तुमने कंसिडरेशन पे किया है, जो तुमने कंसिडरेशन पे किया है वो आपने एनसीआई के परसेंटेज में क्या होगा, बोलो ना, सॉरी सॉरी, आपने जो आपने कंसिडरेशन पे किया है, आपने जितने परसेंट होल्ड किया होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा। मान लो सामने वाले को आपने 6 लाख रुपए का पेमेंट किया है, कितना किया बेटा, 6 लाख रुपए का पेमेंट किया है। अब मैंने जबकि जो पेमेंट किया वो 60% के रेस्पेक्ट में किया, 60% का मतलब है मैंने 60% होल्ड कर रखा था। तो जो कंसिडरेशन पे किया होगा, मैंने 60% ले रखा है तो मैंने 6 लाख पे किया है, तो 6 लाख इक्विवेलेंट टू 60%। तो मुझे बताओ 40% के इक्विवेलेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, यानी किसका होगा, 4 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रपोर्शन हमने दिया है उसको जो कंसिडरेशन दिया है उसको प्रोपोर्शनेटली हम क्या निकाल लेंगे, एनसीआई का मेजरमेंट कर लेंगे। ये दोनों के मैंने आपको एग्जांपल दे करके इसको लास्ट सेशन के अंदर समझाया था। बस अभी इतना कह रहा हूं, प्रोपोर्शनेट एंड नेट एसेट्स का होगा। और जब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू आपके लिए किसके अंदर होगा बेटा, वो आपके कंसिडरेशन के केस में होगा। यहां पर मैंने एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको उस टाइम पर एक्सप्लेन भी किया था। कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी दे रहे हो फर्क नहीं पड़ता इस बात का। आपको कंटीजेंट भी देखना है, कंटीजेंट देखना पड़ेगा कि डेफर्ड पेमेंट में क्या है। डेफर्ड पेमेंट दो तरीके का होगा, एक तो होगा आपका डेफर्ड पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मिल रहा है जो कि फिक्स है। दूसरा ये होगा कि वो किसी कंटीजेंट पर बेस्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। जैसे मैंने बोला कि भैया 10 लाख का पेमेंट में 10 किस्तों में करने वाला हूँ, आने वाले टाइम में 10 किस्तों में करने वाला हूँ, तो उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू पर काउंटिंग करूंगा। दूसरा मैंने बोला कि ठीक है आप देखो 2 साल के अंदर यदि सेल का परसेंटेज इतना बढ़ जाता, प्रॉफिट का इतना परसेंटेज बढ़ जाता, तो मैं आपको सेल का इतना परसेंट और दूंगा। तो वो जो जो सेल का जो परसेंटेज में दे रहा हूं वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। यदि आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपको वो देना पड़ जाएगा। बट अभी इस बात की श्योरिटी नहीं है, जिस दिन आप डेट ऑफ कंट्रोल कंसीडरेशन निकाल रहे हो उस दिन आपको पता नहीं कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी जो कंडीशन है वो आपका जो कंडीशन है परफॉर्म होगी कि नहीं होगी, जो परफॉर्मेंस पर डिपेंड है, इसलिए वो कंटीजेंट कहलाएगा। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखोगे कि उसको अकरेंस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूट होने की कितनी, उनकी परफॉर्म होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप क्या निकालोगे, उसका क्या निकालोगे बेटा, कंसिडरेशन काउंट करोगे। ठीक है, जो भी लोगे, और ध्यान रखना हर चीज आप फेयर वैल्यू पर लोगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू का मेजरमेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज की और बात करते हैं गुडविल की। तो मैंने सिंपली बोला कि कोई भी इंडस्ट्री आपको जितने की आपकी बिजनेस की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं दे सकता, बोलो हाय ना, ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन ये नॉर्मल केस होता है कि भैया मान लो सामने वाले बिजनेस की वैल्यू 100 रुपए, तो मैं उसको 100 रुपए दूंगा, मैटर खत्म कर दूंगा। क्या मैं ज्यादा और कम कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपको नेगोशिएशन की पावर। सर नेगोशिएशन की पावर ऐसी क्या होती है, कम ज्यादा कर सकते हो। नेगोशिएशन पावर का मतलब है यदि आप उसके बिजनेस के क्या जानते हो, लोफल्स जानते हो। जैसे बोला कि भैया तेरे बिजनेस के अंदर तो प्रॉब्लम चल रहा है, आपके अंदर तो क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, बोलो हाँ या ना। जब इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, आप उसके नेगेटिव फैक्टर को जानने लग गए, यदि उस बिजनेस की नेगेटिव फैक्टर को आपने पकड़ लिया और उस नेगेटिव फैक्टर को कंसीडर करते हो, आप उसे नेगोशिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्राइस डाउन हो सकती है।
बोलो ना। तो डाउन होगी तो फायदा हो जाएगा, बोलो ना, फायदा हो जाएगा। इसी फायदे को बोला गया है गेन ऑन बार्गेन परचेज। जो बार्गेन कर रहे हो परचेजिंग के रेस्पेक्ट में, जिस पर आपको गेन हुआ है, इसको गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये कब हुआ होगा? जब उसके बिजनेस से कम की वैल्यू आपको देनी पड़ रही है। इसका मतलब आपका परचेज कंसीडरेशन कम है, किसके रेस्पेक्ट में? उसकी नेट असेट्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोलते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज। लेकिन कभी कभार वो ज्यादा मांग सकता है, बोला भैया 100 है, मैं तो 120 दूंगा, लूंगा। ये कम मांग सकता है जब उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसके बिजनेस सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार चल रही है, तो उस केस के अंदर बोलेगा देख लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। ऐसा होता है, आपको ज्यादा ही पे करना पड़ता मैक्सिमम केस के अंदर। तो आप उस केस के अंदर मानोगे कि आपको ज्यादा पे करना पड़ गया, जबकि आपके पास असेट्स, जो नेट असेट्स है वो कम आ रही है, तो उस केस में बोलेंगे एक नेट असेट्स का बैलेंस और बनाएंगे, उसको बोलेंगे गुडविल। सर गुडविल क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने पहले, इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने क्लियर बताया था कि कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाई यानी अनरिकग्निशन, जो अनरिकग्नाइज जो असेट्स होती हैं, उनका भी कंपोनेंट होता है, उनका बेनिफिट भी आपको मिलता है। जैसे कस्टमर की लॉयल्टी होती है, बोलो है ना, कस्टमर लॉयल्टी होती है, आपकी क्वालिटी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। आपके एम्प्लॉय लॉयल हैं उस पर डिपेंड करता है। आपका मार्केट में जो क्रिएशन, आपकी जो जो इमोशंस है आपके प्रति वो ज्यादा है, तो उसका बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं एज पर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी उनका बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिलता है। इसीलिए आप स्टैंडर्ड बोलते हैं कि इस तरीके का आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो इस बात को अज्यूम करना पड़ेगा कि आप उन चीजों के लिए पे कर रहे हो जो आपको बेनिफिट तो देंगे, लेकिन उनका बैलेंस शीट में कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या मानेंगे? उसको गुडविल मानेंगे। यानी ज्यादा पे किया तो गुडविल, कम पे किया तो आपने गेन ऑन बार्गेन परचेज। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर बताई थी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्या भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब दो चीजों में समझाऊंगा, दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जांपल मेरी बात से समझो। एग्जांपल नंबर 1, यहां पर ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने यहां पर इसके 40% खरीद लिया। मान लेते हैं 1 अक्टूबर 23 है। मुझे बताओ, ये है ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में एक्वायर किया है। मुझे बताओ क्या यहां पर कंट्रोल मिल गया आपको? बोलो ना। कंट्रोल नहीं मिला तो इसका मतलब 103 तो नहीं लगेगा। लेकिन क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में? बोलो ना बेटा, क्या इन्वेस्टमेंट किया है? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन क्या होंगे, इनकी मैं अभी बात को थोड़ा सा होल्ड करके चलूंगा। क्या सर इंटेंशन भी मैटर करता है? बिल्कुल इंटेंशन मैटर करते हैं, लेकिन क्या इसका इंटेंशन होगा, इसकी बात को मैं थोड़ा सा भी होल्ड करके चल रहा हूं, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बोलो, सिंपली मुझे बताओ, क्या आपने इन्वेस्ट किया है? सर इन्वेस्टमेंट क्या है? मुझे बताओ, क्या ये इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? बोलो ना मेरे बाबू, बोलो। ये इन्वेस्टमेंट आप एक ही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे? सामने वाली पार्टी ने इक्विटी दे दिया आपको, आपने सामने वाली पार्टी की इक्विटी खरीद ली, हो सकता है कैश में पेमेंट किया, कैसे किया वो अलग मैटर है, उसके इक्विटी आ गई। तो मुझे बताओ, क्या ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया? इंटेंशन अभी थोड़ा मैं साइड में रख के चल रहा हूं। तो बोले यस सर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। उसका इंटेंशन क्या है वो अभी बात नहीं करेंगे अपना। तो मुझे बताओ, क्या आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, क्या ए लिमिटेड में रिकॉर्ड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां पर यही बताया गया है कि जब एक्वायर किसी कंपनी के अंदर अपने, यानी किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी, एक कंपनी ने दूसरी पार्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी उसने इक्विटी खरीदे, तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा। यहीं पर अप्लाई होता है 27 आपका। क्या होता है बेटा? 27। जब जब किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, जब जब इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उस इन्वेस्टमेंट इक्विटी के जो आपका ट्रीटमेंट है वो होगा एज पर इंडेक्स 27 के हिसाब से। ये हर हर क्वेश्चन में आने वाला है। जब भी 103 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 27 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अब बताओ, 27 का जब हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग करेंगे, जब इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो किस में करेंगे? तो यहां पर 27 की गाइडलाइंस बोलती है, बोला या तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लो बेटा, या आप यहां पर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लो। क्या कर लो बताओ? या तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लो या फिर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लो। यही बात यहां पर समझाइए, या तो कॉस्ट मॉडल ले लो या फिर फेयर वैल्यू मॉडल ले लो। अब समस्या ये हो गई, सर जी क्या समस्या होगी बताओ? आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट खरीद लिए,
यहाँ पर देखिए, आपने बेटा ये यहाँ पर क्या कर लिया बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, ये आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, हैंग हो रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को। अब हुआ क्या, 31/3/24 को। अब मुझे बताओ, ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है, बोलो ना। रिपोर्टिंग डेट को बैलेंस शीट बनेगी, और जब बैलेंस शीट बनेगी तो मुझे बताओ इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे। रिकॉर्ड यहां पर क्या बनेगी, कौन सी बैलेंस शीट बनेगी, मैं उसकी चर्चा बेसिकली बेसिक में कर चुका था, फिर भी समझ लो, आप वहां का छोड़ो, अब ये समझो, क्या 31 मार्च को क्या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बोलो ना, बोलो ना बेटा, क्या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बोलो 31 मार्च को क्या इसकी रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी। सर बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो होगी। जब रिकॉर्डिंग होगी तो मुझे एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके होंगे, इन इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के हमारे पास कितने होंगे, दो तरीके। या तो कॉस्ट मॉडल, यानी कि जितने पर खरीदे थे, मान लो हमने 1 लाख रुपए के खरीदे थे, तो आप इसको यहां पर 1 लाख पे दिखा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सर 1 लाख से क्या कम नहीं हो सकते, ये कम हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फेयर वैल्यू का मतलब बढ़ना और घटना दोनों होता है, लेकिन कॉस्ट का मतलब है बढ़ना नहीं घटना है। एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे सर, आप उसको डेप्रिशिएट कर पाओगे। सर डेप्रिशिएट का कारण क्या है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया है तो कॉस्ट मॉडल के अंदर इसके इंक्रीज नहीं होंगे, घट सकते हैं। तो सर सवाल ये आता है, यदि घट गए तो इन्वेस्टमेंट कितने पे देखा जाएंगे बेटा, 90 पे। कितने पर, आपकी बुक में कितने दिखाएंगे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है और उससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज ए 1 लाख पर शो कर दोगे। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट वैल्यू 90,000 हो गई तो अब सवाल ये आता है कि हमने खरीदे 1 लाख में थे, कॉस्ट मॉडल यूज करने वजह से अब 90 लाख पे आज उसकी वैल्यू है, यदि वैल्यू बढ़ी है तो उसको इग्नोर करोगे। याद रखना, कॉस्ट मॉडल में वैल्यू बढ़ी है तो इग्नोर करोगे, और कॉस्ट मॉडल में यदि आपकी वैल्यू घटी है तो उसको कंसीडर करोगे। अब सवाल ये आता है कि सर आप इसको क्या करोगे, तो बोला कि ये जाएगा आपका इंपेयरमेंट में। कहा जाएगा मेरे बाबू बताओ ना, यदि वैल्यू घट जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, इंपेयरमेंट में। यदि इसका क्या होता है बताओ, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे इसलिए अप्रिशिएट हुआ तो इग्नोर करोगे, लेकिन कॉस्ट से भी नीचे डिक्लाइन करके मार्केट वैल्यू, यदि आपके इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू उससे भी डिक्लाइन कर गई तो समझ लो इंपेयरमेंट का सवाल आ गया है। तो बोला गया इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंटेड एट एक्विजिशन डेट एंड ईच रिपोर्टिंग डेट एट कॉस्ट, आप कॉस्ट पे करोगे। इफ एनी डिफरेंस रिपोर्टिंग डेट एंड एक्विजिशन डेट देन ट्रीटेड एज ए इंपेयरमेंट, आप इस पे इंपेयरमेंट लगा डालोगे। क्लियर है, और इंपेयरमेंट लगता है इंडेक्स 36 के हिसाब से। यानी कि एक बात क्लियर बता दूं मैं आपके लिए, यहां पर दो सवाल आ गए, इसको और मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो यहां पर हो गया, आपको बोला कि गेन हुआ है, गेन हुआ है, एक लॉस हुआ है, बोलो गेन हुआ है तो इग्नोर कर दो मेरे बच्चे, क्या कर दो, इग्नोर कर दो। और वहीं पर लॉस हुआ है तो कंसीडर करना पड़ेगा एज पर इंपेयरमेंट, और आपको 36 की कंप्लायंस से लानी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी, ये आपको समझ में आगे होगी। अब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते तो क्या होता है, फेयर वैल्यू मॉडल जो यूज होता है ना उसमें दो इंटेंशन हो सकते हैं। क्या बेटा बताओ, चलो ठीक है, अब इसको अब थोड़ा सा पहले इंटेंशन से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर एक बात तो क्लियर है कि जो मार्केट में उसकी रियल वैल्यू चल रही है आप उसी पर लोगे। सर एग्जांपल के लिए बताओ ना, यहां पर हम लोगों ने जो ये लिया था, ये जो हमने लिया था, ये जो हमने लिया था, इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड करोगे इसकी वैल्यू 90,000 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 120 भी हो सकती है। यानी कि जब फेयर वैल्यू लोगे तो डेफिनेटली या तो वैल्यू आपकी एप्रिशिएट भी हो सकती है और आपकी वैल्यू डिक्लाइन भी हो सकती है और आपकी स्टेबल भी हो सकती है। स्टेबल है तो कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट, जो है एज इट इज 1 लाख पे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 पर है तो वैल्यू डिक्लाइन हो गई मेरे बाबू, क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, और वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, क्या होगी, वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू किस में दिखाई जाएगी, 120 का, तो 20 का गेन भी दिखाना पड़ेगा आपको, बोलो ना। यहाँ पर माइनस का 10 दिखाना पड़ेगा आपको, बोलो ना। आप जो वैल्यू रिकॉर्ड करोगे एट फेयर वैल्यू पर करोगे, किस पर करोगे, फेयर वैल्यू पर। 90 है तो 90 पर दिखाओगे, 1 लाख है तो 1 लाख पर दिखाओगे, आपको 120 हो गया तो 120 पर दिखाओगे, यदि आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है ये, आप उसको ढंग से पढ़ना, और स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अजम्पशन मानोगे, बेसिकली आप यहाँ पर फेयर वैल्यू ही लेके चलोगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर आप हमेशा हमेशा क्या लेके चलोगे बेटा, फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करके चलोगे।
सर सवाल ये आता है कि हम इसका क्या ट्रीट करें, इस जो घटाया बढ़ा है इसका क्या करें। वहां तो कॉस्ट मॉडल था, सिंपल बोल दिया डिक्लाइन हुआ तभी लेना है, प्रॉफिट हुआ तो बाहर निकाल देना, और डिक्लाइन हुआ उसको इंपेयरमेंट 36 में आपको उसका ट्रीटमेंट डाल देना। यहां पर आपके लिए स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यदि आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया है और आपके फेयर वैल्यू मॉडल पर यह स्वाभाविक है कि वैल्यू में चेंज आएगा, या तो ऊपर होगी नीचे होगी, कुछ हो सकता ना हो, 31 मार्च को जाकर के वैल्यू स्टेबल हो गई हो, बाकी फ्लैक्चुएट कर रही हो, लेकिन आपके हो सकता है 31 मार्च को 31 मार्च को रिपोर्टिंग डेट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, वैल्यू में चेंजेस आया होगा। तो यहां पर बोलता है कि अब आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा कि आपने जो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन का मतलब यह है, यहां पर दो चीजें निकल करके आती है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, एफबीटीपीएल, क्या पढ़ा होगा, एफबीटीपीएल और एफबीटी ओसीआई। एफबीटीपीएल, दो वर्ड लिख रहा हूं बेटा यहां पर मैं, एफवीटीपीएल, और है एफ, सॉरी क्या है, क्या हो रहा है, एफबी टीओसीआई। इसका मतलब यह है कि आपका जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाना है, कंट्रोल लेना नहीं है। समझो, यदि आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है तो आप डिफरेंस को प्रॉफिट लॉस में लेके जाओगे, इमीडिएटली ट्रांसफर टू पीएल। आपको नुकसान हो गया तो आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपको एप्रिशिएट हो गया तो फायदा हो जाएगा, मेरी बात क्लियर है, और टैक्स लग जाएगा कैपिटल गेन का, बात क्लियर है। लेकिन आपका इंटेंशन उस पर प्रॉफिट लॉस कमाना नहीं है, सामने वाली एंटिटी के अंदर कंट्रोल लेना है, क्या लेना है, कंट्रोल लेना है। तो यदि इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है तो एफबीटीपीएल के थ्रू करोगे, किसके थ्रू करोगे बेटा, एफबीटीपीएल। जो डिफरेंस आया है 10,000 का है, यहां पर 20,000 का है, तो इमीडिएटली ट्रांसफर टू पीएल, रिपोर्टिंग डेट को आप इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो, मैटर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। यदि आपका इंटेंशन सामने वाले एंटिटी पर कंट्रोल लेना है, क्या लेना है बेटा, कंट्रोल है, भाई अभी मैंने 20% खरीदा है, फ्यूचर में और खरीदूंगा, तो इस कंपनी पर मुझे कंट्रोल लेना है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में हम प्रॉफिट लॉस तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो चुका होता है। यहां पर अभी ओनली फॉर हमने नोशनल बेसिस किया कि मार्केट वैल्यू अप हो गई है, एक्चुअल बेचा नहीं है, और जब तक एक्चुअल बेचा और खरीदा नहीं, जब तक उसको बेचा नहीं जाएगा तब तक उस पर एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एबिट पर मतलब अप्रिशिएट रिकॉर्ड कर लो, डेप्रिशिएट वापस डाउन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपका इंटेंशन कंट्रोल लेना है तो उस केस के अंदर आप एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट को दोनों को ओसीआई में ट्रांसफर करोगे, और जिस दिन आपने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो गया, जिस दिन एक्चुअल में आपने सेल आउट कर दिया, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा अब वो एक्चुअल में पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर आता का नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब फेयर वैल्यू मॉडल है तो आपने वहां पर क्या लिया है, एफबीटीपीएल लिया है आपने या एफबीटी ओसीआई लिया है। तो यहां लिखा हुआ फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, यह लिखा हुआ फेयरवेल थ्रू ओसीआई अकाउंट के अंदर। क्लियर है। तो यहां पर देखना पड़ेगा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो फैक्टर है आपका, तो वो डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एंड डिफरेंस। ठीक है ना, जो आपको डिफरेंस हुआ उसके ऊपर। यहां देखो क्या है बताओ, एफबीटीपीएल है तो ओसीआई में जाएगा, तो जो डिफरेंस वो कहां जाएगा, ओसीआई में। आपका फायदा हुआ तो भी ओसीआई में जाएगा, नुकसान हुआ तो भी ओसीआई के अंदर ही जाएगा। तो यहां लिखा हुआ डिफरेंस ट्रांसफर इन किस में बेटा, ओसीआई के अंदर। लॉस है गेन है, लॉस है पीएल में, ये तो ओसीआईपीएल में। ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग के दो तरीके हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो सिंपल है भैया, जितने पे खरीद रहे उतने पे दिखा दो। यदि उसमें डिक्लाइन हो गया है, मार्केट वैल्यू एक्चुअल डिक्लाइन हो गया फ्रॉम द बुक वैल्यू से, तो उस केस के अंदर आप उसको डेप्रिसिएट ना करके उस पर क्या करोगे, इंपेयरमेंट लगा लोगे। इंपेयरमेंट मतलब 36 की इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी पढ़ाएंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे अपन लोग। इसके अलावा यदि आपने क्या क्या इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है, आपका कॉस्ट मॉडल यूज किया तो इग्नोर करना है। फेयर वैल्यू मॉडल लिया तो आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा, एफबीटीपीएल है या एफबीटीओसीआई है। यदि आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है तो जो डिफरेंस है पीएल में जाएगा, और यदि आपने ओसीआई के अप्रोच यानी कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहोगे, आपको कंट्रोल लेने का आपका इंटेंशन है, तो उस केस के अंदर आपका क्या लगेगा, एफबीटीओसीआई लगेगा। क्लियर है। तो जो डिफरेंस है वो ओसीआई में जाएगा या पीएल में जाएगा, वो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर क्लियर है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये तो हो गया आपका नॉर्मल केस। ये मेरे बच्चे क्या हो गए बताओ, नॉर्मल केस हो गए। सर यहाँ तो 40% था, मैं थोड़ा सा सो बेटा रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, मुझे कुछ और भी करना है। सर यहाँ तो 40% था, कंट्रोल नहीं आया था, और जब कंट्रोल नहीं आया था तो इसका मतलब हमने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर बताओ ना, यदि ये 40% जगह 60% होता तो क्या होता। मैंने बोला बेटा होता तो कुछ भी नहीं, रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही करते जैसे तुमने अभी किया है।
रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बाबू। बात समझ में आ रही है यहां तक कहानी? यहाँ देखो, यहाँ आपने 60% खरीद लिया होता, तो इन्वेस्टमेंट की जो रिकॉर्डिंग होती वो 27 के हिसाब से, और बैलेंस शीट जो कंबाइंड बनती वो 103 के हिसाब से। अब 31 मार्च की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग है वो अभी भी 27 के हिसाब से ही होगी, और जो बैलेंस शीट बनेगी मेरे बाबू वो 110 के हिसाब से बनेगी। मेरी बात क्लियर है? 27 में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि 27 इंडेज की एप्लीकेबिलिटी कब कब और कहां कहां होती है। मेरी बात क्लियर? जब इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग यहां पर भी करनी पड़ेगी, बोलो ना, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो वो तो जगह आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग करोगे तो 27 के हिसाब से होगे। इसके लिए हम एसएफएस भी बोलते हैं, 27 के अंदर एसएफएस भी बोलते हैं इसको हम ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही फर्क आता है, बाकी बैलेंस शीट एज इट इज आती है, ओनली फॉर उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ही आपको एसएफएस बनाने की जरूरत पड़ती है। वहीं पर उसको 27 भी हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। क्लियर है? जिस दिन कंट्रोल लिया है उस दिन इन्वेस्टमेंट 27 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, साथ के साथ आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वो 103 के हिसाब से बनेगी। वहीं पर रिपोर्टिंग डेट को जाकर के इन्वेस्टमेंट वापस से रिकॉर्ड होंगे, वो 27 के हिसाब से होंगे, और वहीं पर फिर आपके लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगी, तो उस केस के अंदर आपको 110 लगेगा, यानी 103 की जगह 110 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। मेरी बात क्लियर है? ये हो गया सिंपल केस। यदि कंट्रोल लिया है तो क्या होगा, कंट्रोल नहीं नहीं लिया है तो भी क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे केस पर। अब आते हैं हम दूसरे केस पर कि भैया आपने क्या किया है, 1 अक्टूबर को आपने 20% इक्विटी ले लिया, इक्विटी एक्वायर इन बी लिमिटेड। फिर आपने क्या किया, 1 दिसंबर को जाकर के, 1 दिसंबर को जाकर के आपने क्या किया, 20% और ले लिया। फिर आपने बताओ क्या किया, फिर 31 मार्च को जाकर के आपने 20% और ले लिया। अब आपने क्या किया बताओ, आपने 3 बार खरीदा है, बार बार खरीदा है, बार बार खरीदा है। इसको बोलते हैं, एक्विजिशन तो किया है आपने, कंट्रोल भी लिया है आपने, बट कंट्रोल आया तीसरी बार के अंदर। कंट्रोल लिया है आपने 31/3/24 को। तो मुझे बताओ, एक्वायर आपने 1 अक्टूबर को भी किया, आपने 1/12 को भी किया, आपने 31/3 को भी किया, 20% यहां लिया, 20% यहां लिया, 20%। तो जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट आए हैं वहां पर 27 तो अप्लाई होगा, यहां पर भी होगा 27 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी होगा 27 के हिसाब से, बोलो है ना? जब हम यहां पर बात कर रहे होंगे, यहाँ कंट्रोल भी आ गया तो 103 भी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेप एक्विजिशन, बोलो ना, कंट्रोल ऑप्टेन इन स्टेप एक्विजिशन। क्या बोला? कंट्रोल ऑप्टेन इन स्टेप एक्विजिशन। आपने बार बार खरीदा है, एक बार में कंट्रोल नहीं लिया, आपने 2 से 3 बार में। ये तो सारे ट्रांजेक्शन में एक ही फाइनेंशियल ईयर में कर दिए, जबकि ऐसा हो ना हो ये जरूरी नहीं है। यानी हो सकता है कि मल्टीपल ईयर में हो, जैसे 20% 2020-21 में ले लिया, फिर 21-22 में ले लिया, फिर 22-23 में जाकर के आपने तीसरी बार लिया, फिर आपका कंट्रोल आया। ये मल्टीपल ईयर हो सकते हैं, यहाँ इस प्रकार का कोई सवाल आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। मेरी बात क्लियर है? तो स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर तो हो रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ लेके जाना चाहता हूं मैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेके जाना भी चाहता हूं। टेंशन ना लो, सब चीज का एग्जांपल दिया मैंने आपको, अब यहां पर वैसे भी दे रहा हूं और फिर डायरेक्ट में क्वेश्चन भी आपको लेके चलूंगा। देखो क्या हुआ। देखो आपने क्या किया, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने 40% इक्विटी इन बी लिमिटेड ले लिया। मान लो आपने इसका कंसिडरेशन पे किया था 2 लाख रुपए। आप जो 27 ले रहे हो, इंडेस 27 जो ले रहे हो, जो रिकॉर्डेड है, जो वैल्यू है, वो आप यूज कर रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल। मैं अभी फेयर वैल्यू मॉडल लेकर के चलूंगा, ठीक है? आपने क्या किया जाकर के, 1 दिसंबर को आपने 10% और ले लिया।
आपने इसका कंसीडरेशन पे किया था, ध्यान रखना जब फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंसीडरेशन इज ऑलवेज पेड ऑन द फेयर वैल्यू मॉडल। आपने 10% के लिए इनको दे दिया 40,000, और जो ये इन्वेस्टमेंट थे, जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट थे, इन इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हो जाती है 2,50,000। फिर आप जाकर के गए 31 मार्च को, 31 मार्च को, या इसको 20% कर लो ना, 20% कर लो, और इसको कर लो 60,000। एक सेकंड रुको ना, कम हो गया ना ये तो, एक सेकंड रुको, ये 20% कर लो, और यहाँ कंसिडरेशन पे कर लिया 1,60,000 का, इनकी फेयर 2.5 लाख हो गई। 31 मार्च को जो आपने जो इन्वेस्टमेंट लिए थे, उन दोनों की वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो टोटल 60% था, उसकी वैल्यू हो जाती है पर कितना हो रहा है बेटा ये, 5 लाख। आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया है, और आप ये मान चलोगे आपने एफबीटीपीएल लिया है। आपने कौन सा लिया बेटा, एफबीटीपीएल। अब देखो, यहां जब इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग करोगे तो सिंपल सा फंडा बेटा, मैं ओनली फॉर ए लिमिटेड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कौन करेगा, ए लिमिटेड एक्वायरर। तो यहां पर कर दोगे टू बैंक, बोलो ना कितना बेटा बताओ, 2 लाख रुपए का। और इन्वेस्टमेंट एक्वायर हो गए तो इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड को डेबिट कर दोगे 2 लाख रुपए से। मुझे बताओ यहां पर 1/10 को किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है। अब यही चीज जाकर के फिर आप यहां एंट्री डालोगे, क्योंकि आपने फिर वापस से एक्वायर किया है। तो जब आपने यहां पर एक्वायर किया तो फिर आपने वापस एंट्री डालोगे, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट टू बैंक। बोलो बच्चा कितना किया बताओ, आपने किया 1,60,000 में, क्योंकि इनकी भी एप्रिसिएट हो गया 50,000 से। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और टू होगा पीएल, तो टू पीएल, और इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट कितने से बताओ, 50,000 से। आपने क्या किया, आपने उस वैल्यू को एप्रिशिएट किया, उसको उठाया, और उसको आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ा डाला। क्योंकि आपको एक बात पता होगा, बैलेंस शीट में जो आपके इन्वेस्टमेंट है प्रीवियस वाले, वो आपके 2.5 लाख के शो होने चाहिए। तो 2 लाख तो पहले रिकॉर्ड कर चुका था, 50,000 मैंने और रिकॉर्ड कर दिए। मेरी बात ये क्लियर समझ में आ रही है आपकी में, मैंने आज का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया, साथ के साथ प्रीवियस जो वैल्यू एप्रिशिएट हुई वो वाली रिकॉर्ड की। अब एक बात तो क्लियर है, यहां पर जो बैलेंस शीट बना वो 103 की भी लगेगी अब, और 27 भी लगेगा। 27 के हिसाब से सेपरेट भी बनेगी बैलेंस शीट, और साथ के साथ आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगी जो 103 है, क्योंकि डेट ऑफ कंट्रोल है बेटा ये क्या है बताओ, ये डेट ऑफ कंट्रोल है। तो यहां पर 103 की एप्लीकेबिलिटी भी होगी। क्लियर है। यहां बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे उसकी बाद में बात करूंगा, मैं ऑल फॉर स्टेप एक्विजिशन की बात कर रहा हूं। अब 31 मार्च को चूंकि अब यहां पर भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होने हैं, बोलो ना, यहां पर भी क्या होने बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होने। तो मुझे बताओ यहां पर भी एंट्री डालोगे, क्या डालोगे बताओ, यहां पर एंट्री डालोगे, क्योंकि जो आपके टोटल जो इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, वो 5 लाख के हो गए। तो मुझे बताओ रिकॉर्डेड कितने कर चुके हो, रिकॉर्ड कितने कर चुके हो सर, 250 का तो पहले वाला, 160 का ये वाला कर चुका हूं, तो 4,10,000 में रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो वैल्यू कितने, 5 लाख कितने, 90 से बढ़ गया। तो लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट टू पी एंड एल, कितना बेटा बताओ, 90,000 का। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको, बोलो। सर बैंक क्यों यूज नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो बार बार ना, खरीद नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एप्रिशिएट कर रहा हूं, बढ़ रही है, और पैसा कहां से आ रहा है, पीएल के थ्रू जा रहा है। मेरी बात क्लियर है। तो आपके रिजर्व बढ़ जाएंगे, पीएल बढ़ जाएगा आपको, वहीं पर आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ इस वाले केस में किसी को डाउट है क्या, क्या ये समझ में आया आपकी में, क्या ये समझ में आया, समझ में आया तो इसका मतलब मैं इसको यहां से हटाऊंगा, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए आपके। बोलो बच्चे, क्लियर है। कहीं पर डाउट पूछ लो आराम से, स्टेप एजुकेशन क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, और ये आपको मिलता है लास्ट वाले क्वेश्चन में। आपको देखा हुआ लास्ट में अल्टरनेट 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो 4-5 का जो थ्योरेटिकल भी आता है उसके अंदर ये वहां जाकर मिलता है आपको। चलिए,
यही चीज मैंने आपको यहाँ समझा रखी है। ठीक है, आपके एफबीटीपीएल है, कॉस्ट मॉडल, फिर ये सब कुछ यहाँ समझा रखा है। एक मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया है। देखो यहाँ पर, when any entity acquired investment in lots and obtain control, then such acquisition is called step acquisition। आप क्या कर रहे हो बाबू, आप क्या कर रहे हो, आप लोट्स में खरीद रहे हो, काफी लोट्स में ले रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन लोट्स। ठीक है, इन ऑप्टेन कंट्रोल, उसके बाद वो कंट्रोल ऑप्टेन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या हम, स्टेप एक्विजिशन। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, कहानी दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे करके भी समझा रखा है। जैसे आपने 20% यहाँ ले लिया, 40 यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर 103 में लगेगा, 27 में लगेगा, या 27 लगेगा, 28 लगेगा। 28 को छोड़ दो आपके लिए, बाकी ये 28 को भी आता है एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर। और जब रिपोर्टिंग डेट की बात करो, 27 भी आएगा और 110 भी आएगा। यही काम मैंने अभी वाले एग्जाम्पल में किया था। 28 की चर्चा नहीं की थी, उसको अभी होल्ड कर दो आप ना। ठीक है, उस पर ना जाओ, ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मुझे पर 2 घंटे का सेशन और बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, ये चीज देखो यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मल केस से स्टार्ट कर दिया है। यहां तक जो बेसिक फंडामेंटल था वो आपका खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सीधे आऊंगा प्रैक्टिकल। तो नॉर्मली में जो जितने भी आपके इसके अंदर जो सिंपली इसमें स्टेप होने चाहिए, तो वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इतने होते हैं। अब देखो, मैंने बोला IFRS 3 और अपेंडिक्स, इसके अंदर बिजनेस एक्विजिशन इन जनरल केस, और दूसरा आएगा रिवर्स एक्विजिशन। दोनों केस हैं इसके अंदर कवर होने वाले हैं। मतलब क्या होता है कि जब मैं 103 की बात कर रहा होता हूं, दो तरह के केस उठेंगे। मैं अभी फर्स्ट केस लूंगा, सेकंड केस डेफिनेटली मैं आराम से डिस्कशन का पार्ट बनाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करती है। क्लियर है, जैसे मान लो ए ने एक्वायर किया, ए लिमिटेड एक्वायर ऑफ बी लिमिटेड 60%। क्लियर है। अब क्या हो रहा है ऐसे केस के अंदर, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 100% हो जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लिमिटेड टोटली अब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर, या हो सकता है कि ये मर्ज हो जाए, हो सकता है कि ये अब्जॉर्ब हो जाए, बोलो ना। तो इस केस के अंदर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक तो ये कि दोनों कंपनी अभी भी जिंदा हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कंपनीज, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कंपनीज। उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर होगा। सर डिफर कैसे होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि यहां पर दोनों कंपनियां हैं, तो मैं बेसिकली एक्वायरर की ज्यादा बात कर रहा हूँ। किसकी बात बेटा, एक्वायरर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्वायरी की बात नहीं करूंगा। लेकिन मान लो दोनों एंटिटी में से एक एंटिटी डिजॉल्व हो जाती है, एक एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इस केस के अंदर दोनों एंटिटी में एंट्रियां बनेंगी, क्योंकि इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, और इसको आपको मर्ज में डालना पड़ेगा। आपके लिए इसमें डबल एंट्रियां हो जाएंगी। मेरी बात क्लियर है। तो इन केस के अंदर एंट्रियां दोनों एंटिटी में होंगी, इस केस में भी होगी और इस केस में भी होगी। मेरी बात क्लियर है। कभी कभार ऐसा होगा कि दोनों एंटिटी क्या होगी, डिजॉल्व हो गई, तीसरी बन गई। मैं थोड़ा केस को हल्का सा चर्चा कर ही लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसकी चर्चा करने रिक्वायरमेंट है, कि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं बाद में कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं गुरुजी ने क्या पढ़ा दिया। और कुछ बच्चे किसी और गुरुजी से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने मान लो गलती से डिस्कस कर दिया होगा, तो बोलेंगे अच्छा उन्होंने तो ऐसा धाकड़ सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, और उन्होंने ऐसा बताया, इसकी या तो धाकड़ से गलत पढ़ा रहे हैं या फिर वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है ना। और और टीचर का भी इंटेंशन होता है कि कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी दे। इसलिए हम कोशिश करते हैं उन चीजों को जहां पर लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, उनको हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं एट द टाइम रिवीजन। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, हैंग हो रहा है क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी हो गई है।
चलिए, मैं छोटे छोटे 2-3 केस लेता हूं। एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। केस नंबर 1, ये क्या हुआ, ए लिमिटेड एक्वायर 60% इन बी लिमिटेड। तो इसका मतलब फ्यूचर के अंदर ये भी एग्जिस्ट करेगी और ये भी एग्जिस्ट करेगी। एक तो ये केस ये है। केस नंबर 2, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड 100% एक्वायर ऑफ बी लिमिटेड। याद रखना, अभी भी दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। ये भी एग्जिस्ट कर रही होगी और ये भी एग्जिस्ट कर रही होगी। वैसे इसको मैं इन डेप्थ में लेके चलता हूँ, रेगुलर बैच का पार्ट बनाता हूँ इसको मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंफ्यूजन ना बढ़े आपके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये 100% सब्सिडरी का केस हो सकता है। तीसरा केस, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ऑब्जॉर्व ऑफ बी लिमिटेड, ये बंद हो जाएगी, ये जिंदा रहेगी। चौथा केस, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड मर्ज्ड एंड क्रिएट सी लिमिटेड। ये भी बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, ये जिंदा हो गई। क्या ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये सारे 103 का पार्ट है, लेकिन आईएफआरएस में ऐसा जोड़ नहीं है, समझो। आईएफआरएस में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आईएफआरएस में सिंपल बोलता कंट्रोल की बात कर रहा होता है वो। इस केस के अंदर हम देख रहे हैं, थोड़ा गौर से देखें तो कंट्रोल नहीं है इसके अंदर भाई, पूरा बिजनेस ही ले लिया। कंट्रोल उसका इसका क्या करेगा? कंट्रोल तब होता है जब दोनों एंटिटी जिंदा हैं। तो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से यहां बैठा हूं, कंट्रोल मेरा उस पर चल रहा है। अब मुझे बताओ, इस केस के अंदर क्या ए लिमिटेड बोल सकता नहीं बी लिमिटेड मेरा कंट्रोल है? अब ये बी लिमिटेड है ही नहीं है, बोलो। बी लिमिटेड तो है ही नहीं है, तो कंट्रोल का सवाल कहां से आता है? यहां बिजली से मर्ज हो गया। तो ऐसी केस के अंदर में आईएफआरएस नहीं आता है, लेकिन यहां अपेंडिक्स आता है। क्या आता बेटा? अपेंडिक्स आता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि मैं दो पार्ट में इसलिए बोलता हूं शुरुआत में आकर के कि मैं आईएफआरएस 3 की बात कर रहा हूं और वहीं पर अपेंडिक्स की बात कर रहा हूं। तो अपेंडिक्स में वो सारे केस आते हैं अपेंडिक्स के अंदर जो नॉर्मल इंडियन सिनेरियो में चलते थे। तो यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं, जब भी एंट्री करूंगा तो बड़े ध्यान से देखूंगा। जहां पर यदि एक एंटिटी क्या हुई बेटा, डिजोल्व होगी, बंद हो गई, तो वहां पर इसकी बुक में भी एंट्री आएंगी और इसकी बुक में भी एंट्री आएंगी। अदरवाइज ऐसा केस है तो इसमें एंट्री नहीं करूंगा, ओनली फॉर मैं कंट्रोल एक्वायरर की बुक्स में ही एंट्री कर रहा हूंगा। मेरी बात क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना ऐसा। यदि मान लो कहीं किसी गुरुजी से पढ़ा है कि बेटा ऐसा है तो दो केस पहले ऐसे केस को एक साथ ले रहे हैं, ऐसे केस को एक साथ ले रहे हैं, दोनों अलग अलग बना करके दो सिचुएशन बना दी। पहले से इंडेक्स आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है, पर और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना इसको। सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखो, आराम से पढ़ो कि देखो कि भाई दोनों एंटिटी अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोनों एंटिटी अपने अपने सेपरेट सेपरेट एग्जिस्टेंस में अभी भी वर्क कर रही हैं। तो वहां पर आपको ओनली फॉर एक्वायरर की बुक में ही एंट्री डालनी है आईएफआरएस 3 के हिसाब से। और यदि एक एंटिटी डिसॉल्व हो रही है, एक एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो अब एंटिटी, जब अब एंट्री की बात कर रहा हूं, दोनों ही कंपनियों में होगी। जो कंपनी बंद हो रही है उसमें बंद की एंट्रियां होंगी, क्योंकि बिजनेस को बेच रहा है, बिजनेस बंद हो गया, उसका बैलेंस सेट डाउन करना पड़ेगा। और यहीं पर ये खरीद रहा है तो इसमें भी एंट्री होगी। किसी केस में दोनों एंट्री बंद हो गई, तीसरी खड़ी हो गई, तो दोनों एंट्री, अब तीनों में एंट्रियां होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर 103 लग रहा होगा और इन पर डिसॉल्व के जनरल प्रोविजन लग रहे होंगे।
मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे बाइफरकेट करके मत पढ़ना कि सर बंद हो गई एक कंपनी, एग्जिस्ट कर रही है, एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या होगा? अब सिंपली पढ़ो भैया, हम आईएफआरएस पढ़ रहे हैं, सिंपल है। यदि कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसमें बंद होने की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा हमें। और जो नई एंटिटी है उसमें नॉर्मल एंट्री करते हुए आए हो वो करते रहो। क्लियर है? आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, क्या जो दोनों कंपनियां हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपको एक्वायरर की बुक में जो आई फेयर वैल्यू के आधार पर एंट्री डालना सिखाऊंगा वो वैसे ही करने हैं आपको। यदि एक एंटिटी एग्जिस्ट हो जाती है, एक अभी भी एक एग्जिस्ट कर रही है, एक बंद हो जाती है, तो उस केस के अंदर बंद वाली कंपनी को, जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, हम सिमिलर तरीके से कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, बैलेंस शीट खत्म करनी होती है, उसकी बैलेंस शीट खत्म करूंगा और उसकी सारी एसेट लायबिलिटी को इसमें रिकॉर्ड करने की भी एंट्री डालूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आईएफआरएस 3 अप्लाई हो रहा होगा, उस जो कंपनी बंद हुई है उस पर आईएफआरएस 3 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, जो एंटिटी बंद हुई है उस पर जो मैं डिसॉल्यूशन की जो एंट्रियां डाल रहा हूं उस पर वो नॉर्मल अकाउंटिंग फंडामेंटल में आ जाएगा, उन पर आईएफआरएस 3 अप्लाई नहीं होगा। आईएफआरएस 3 अप्लाई ओनली फॉर एक्वायरर के केस में ही होगा। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में फिट कर लो, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर बंद हो रही है तो आईएफआरएस लगेगा, उस पर भी 103 लगे ना, उस पर 103 नहीं लग रहा है, 103 तो ओनली फॉर एक्वायरर पर ही लगता है और एच फेयर वैल्यू पर लगेगा। मेरी बात क्लियर है? तो ये केस आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से क्योंकि इस पर कम से कम 3 से 4 घंटे की चर्चा होती है रेगुलर कोर्स के अंदर, क्योंकि इस पर थोड़ा सा चर्चा ज्यादा बनता है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है भी ऐसा, और बच्चों को जब इस पर चर्चा होती है तो ज्यादा और क्लियरिटी आती है कि ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है? बट दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ना ना, आपको नॉर्मल पढ़ना है। चलिए, ये तो हो गया भैया इस तरीके का। अब सवाल ये आता है कि सर 103 की एप्लीकेबिलिटी बताओ। अब आते हैं मेन इंडेक्स पर जो हम चर्चा का वैसे बना रहे हैं। अब तक हमने इसके ओनली फॉर प्रोविजंस की बात की है, जो रिलेटेड टू लीगल प्रोविजंस है उनकी बात की है, इंडेक्स में जो कंप्लायंस है उसकी बात की है। अब हम आते हैं डायरेक्टली अकाउंटिंग पर। अकाउंटिंग में एक बात तो हमने क्लियर पढ़ ली है कि जब भी हम एक्वायरर की बुक के अंदर अकाउंटिंग करेंगे तो 103 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का क्या करता है, क्या करता है, इसकी ही पैरवी करता है। यानी कि हमारा इंडेक्स 103 जो पैरवी करता है वो किस बात की करता है कि आपको असेट्स लायबिलिटी को एक्वायरर की बुक के अंदर फेयर वैल्यू पर मेजर करके चलना है। ठीक है? अब ये मतलब सर आपने इन्वेस्टमेंट बताया था ना अभी, आप बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है बाबू, वो इन्वेस्टमेंट है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सामने वाली एंटिटी के असेट्स लायबिलिटी की। ठीक है? चलिए, चलिए, अब देखो मैं कैसे बातें कर रहा हूं। एक है ए लिमिटेड, ठीक है, ये है बी लिमिटेड। अभी हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि भैया ए लिमिटेड ने 60% एक्वायर कर लिया है और बदले में 6 लाख रुपए का कंसिडरेशन भी दिया है। ठीक है? ये एक्वायरर है और ये आपके पास एक्वायरी है। अब क्या होगा? इसका खुद का बिजनेस है, बोलो ना, बैलेंस शीट है, और इसकी खुद की बैलेंस शीट है। अब क्या होगा? ये इसके सेपरेट है, एस एफ एस है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके हैं, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके हैं। ठीक है? ये बात ध्यान से समझ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इसके एस एफ एस है। मान लो पीपी है, ये 500 की है, इसकी पीपी है 600 की है। यहाँ पर जो दिखा रखा मान लो आपका करंट असेट्स हैं, ये 600 का है, ये 1100 का हो गया असेट्स इसका। यहाँ जो करंट असेट्स हैं वो मान लो 1200 का है, 1800 का हो गया। अब क्या करना पड़ गया? ये कंट्रोल आ गया, ये डेट ऑफ कंट्रोल है। तो डेट ऑफ कंट्रोल को आपको कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बोलो ना बेटा, कंबाइंड। जब कंट्रोल आएगा तभी तो 103 आएगा।
हम 130 की 103 की ही बात सीख रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब कंट्रोल आ गया, तो इसका मतलब जो ए लिमिटेड है वो दो तरीके की बैलेंस शीट बनाएगा। एक SFS 27 के हिसाब से, और एक बनाएगा क्या बेटा बताओ, कंबाइंड बैलेंस शीट 103 के हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी SFS पहले बनी हुई थी उसमें ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। क्या जाएंगे? इन्वेस्टमेंट जो बताया था कैसे रिकॉर्ड करना, जिस वैल्यू पर है वो रिकॉर्ड पर आएगा, उतना कैश चला जाएगा, उतने के आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल बता दूं, जैसे यहाँ पर अब मैं एसएफएस की बात करता हूँ, इसने कितने 6 लाख खरीदा है, तो मैं एसएफएस की बात करूंगा, पीपी आ जाएगा बेटा कितने का, 6 लाख का। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड आ जाएगा कितने का बताओ बेटा, 6 का, 6 हजार का। और आपका करंट एसेट्स आ जाएगी 12 से। करंट एसेट्स में से आपका 6 हजार घट जाएगा, क्या, कैश, कैश घट जाएगा। तो बैलेंस शीट क्या इंपैक्ट आया, कैश घट गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। तो बैलेंस शीट ये तो हो गई आपकी सेपरेट, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट का आपको इंपैक्ट डालना है। जो आपने एंट्री डाली है, जो आपने एंट्री डाली होगी उस एंट्री का आपको उसमें इंपैक्ट डालना है। एक कैश चला गया, बैंक से बैलेंस घट गया होगा, और उधर आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ गए होंगे, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं आएगा। बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में इस केस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बी लिमिटेड के दोनों ही केस में, चाहे वो आप बैलेंस शीट 103 के साथ बना रहे हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बी लिमिटेड यहाँ पर, बी लिमिटेड पर 103 अप्लाई नहीं होगा। मैं एक्वायर की कंपनी में करता हूं। अब देखो, सेपरेट में कोई दिक्कत नहीं है, ओनली फॉर ऐड करना है इन्वेस्टमेंट और लेस करना है बैंक का बैलेंस। 6 लाख से यहां से कम हो जाएगा, और 6 लाख से यहां बढ़ जाएगा, एक जगह बढ़ जाएगा एक जगह घट जाएगा, बैलेंस शीट की टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब दूसरा केस देखो, यहां पर दूसरे केस के अंदर हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड दोनों के बैलेंस शीट को मर्ज करना पड़ेगा, बट ये एट बुक वैल्यू पर होगा। याद रखना, यहां पर 103 ए लिमिटेड की बुक्स पे नहीं लगता है। यहां पर ये कह रहा है कि जो बी लिमिटेड तुमने एक्वायर की है ना, उस बी लिमिटेड की जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू पर होगा। तो इसका मतलब मैंने जो मेरे बुक है उसकी वैल्यूएशन तो एज इट इज रहेगी, नो चेंज। याद रखना, यहां पर नो चेंज है मेरे बाबू, ए लिमिटेड की बुक में नो चेंज, जो है एज इट इज। यहां लिख दो लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, कुछ मत करना मेरे बाबू, एज इट इज चेप देना, कोई डिफरेंस नहीं लाना। लेकिन जब बी लिमिटेड की बात करोगे तो ए लिमिटेड से एक्वायर करो, याद रखना एट फेयर वैल्यू लोगे, तो यहां जो ऐड करोगे फेयर वैल्यू पर ऐड करोगे। किस पर करोगे, फेयर वैल्यू पर। और जो फेयर वैल्यू पर जो डिफरेंस, और आपका जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल में भी जाएगा, या फिर गेन और बार्गेन पर चल जाएगा। तो डिफरेंस जो है ज्यादा कम का, भाई सोच के देखो, आपके बिजनेस में 1 हजार है, 1200 दे दिए, तो 2 से गुडविल कर दो रिकॉर्ड, तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड आपका हो गया। मेरी बात क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, तो मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ चलूंगा। क्लियर है? जब हम बात करेंगे कंबाइंड की, तो ए लिमिटेड की बुक की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू दे रखी है एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बी लिमिटेड की बुक्स को यहां पर डालने की, तो बी लिमिटेड के अंदर, बी लिमिटेड के अंदर, बी लिमिटेड के अंदर क्या होगा बेटा, उसको एट फेयर वैल्यू पर लेंगे। बच्चों शायद मेरे हिसाब से कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, तो शायद स्क्रीन थोड़ी सी कुछ इम्प्रॉपर दिखी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरे सेशन को वापस से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपको तो, क्या प्रॉब्लम है? चलिए, मेरी बात क्लियर बेटा। मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, वैसे तो यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है, थोड़ा सा पहले से सॉल्व हो रखा, थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्यूशन के बारे यहाँ से रफ कर देता हूँ, और देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं पूरा यहाँ से सॉल्यूशन को हटा देता हूँ, जिससे आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। वैसे एग्जाम्पल दूसरा बना सकता हूँ, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत करने वाला, टेंशन ना लो। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल उठा रहा हूं आपके लिए। ये हैंग हो रहा है आज। अरे यार,
चलिए देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, ए लिमिटेड क्या चाहता है मेरे से। सिस्टम ज्यादा हैंग हो रहा है क्या? चलिए, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। A Limited acquired 60% equity in B Limited and paid cash of 560 and balance sheet R as इतना 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 दे रखा है। डेट ऑफ कंट्रोल 1/4 को है। फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड याद रखना, यदि ए की फेयर वैल्यू दे रखी है तो इग्नोरेबल है, उसको इग्नोर ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? यदि ए लिमिटेड की एक्वायर की फेयर दे रखी, इट विल इग्नोर, इसको इग्नोर करना आप लोगों को। ठीक है ना? क्योंकि हम फेयर वैल्यू ऑफ किसकी कंसीडर करेंगे? बी लिमिटेड की। पीपी की इतनी है, इसकी इतनी है। पेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर इंडेक्स 103 1/4/23 को। सिंपली बात करते हैं अपन लोग। अपन सिंपली अपन मैं कहूं तो मैं सीधे बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल डालता हूं। ये रहा हुई बैलेंस शीट। कब? एज ऑन 31, सॉरी 31 का नहीं है, 1/4 का है ना? हटाना पड़ेगा क्या? 1/4/23 जो भी डेट है, 21 है क्या? 23 है, 1/4/23 को। बच्चे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे करते रहना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सिंपली बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, ये आपको सीए में एंटर के अंदर मिल गया होगा, शेड्यूल सेकंड की जब हम बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर पहले लेंगे इक्विटी। इक्विटी इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे और अदर इक्विटी लेंगे। ठीक है, अब देखो ये कंसोलिडेट है, ए प्लस बी करना है आपको, कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। मुझे बच्चे बताओ ना, सॉरी 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 ना, सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, बैलेंस शीट वैसे बनाइए क्या? एक सेकंड को बच्चे, पता नहीं यार सिस्टम और हैंग हो रहा है। यहाँ लेंगे असेट्स। असेट्स में पीपी। बताओ बेटा पीपी कितने की है? मैंने बोला ना ए लिमिटेड की बुक वैल्यू लेनी है, बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू लेनी है, बिल्कुल सिंपल। तो बताओ ए लिमिटेड कहां पर है? ये रहा ए, इसका पीपी में लिख दो 14 लाख प्लस। इसके अलावा बेटा क्या है बताओ? करंट असेट्स भी है, करंट असेट्स यहां पर लिख दो 6 लाख प्लस। बी लिमिटेड का आएगा ये वाला 11 लाख, तो हो गया 25 लाख। यहाँ 6 लाख है, यहाँ कितना है? 3 लाख है, ये हो गया 9 लाख। अभी यहां पर मैंने एक लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी बताऊंगा।
टोटल कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल में फर्क नहीं आएगा, ये रहा दोनों है तो 3 लाख, क्योंकि यहां पर फेयर वैल्यू नहीं है, एज बुक वैल्यू हो जाएगी। यहां है कितना है, ये 5-5 लाख है क्या, एक मिनट को, हाँ 10 लाख का। क्लियर है, इसका भी टोटल लगा दो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर, एक ही प्रॉब्लम आई थी बस। आपको जो अब मैंने जो अभी बैलेंस शीट पूरी नहीं करी है, इसमें एक ही डिफरेंस आएगा, गुडविल का बार्गेन परचेज का। दो वर्किंग नोट आपको बनाने हैं। क्या बनाने बेटा बताओ, दो वर्किंग नोट। मैं दो वर्किंग नोट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला वर्किंग नोट बताओ बेटा क्या आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोल इंटरेस्ट। आपको एनसीआई निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि 100% है ए लिमिटेड की, 60% है ए लिमिटेड में, और जबकि 40% बी लिमिटेड की है, तो बी लिमिटेड एनसीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो कुछ ना बोला जाए, तो आप ये मान लो कि आप पास ये किस पर है, पोस्टनेट पर है। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोपोर्शनेट मेथड। अब पोस्टनेट मेथड है, तो बताओ कैसे निकलेगा सर। टोटल नेट असेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई, या इसको यहां पर से ना करके इसको यहां करो ना, एनसीआई टोटल नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड कर लो ना, बी लिमिटेड, ये इसका फॉर्मूले में डाल लो इसको। भैया जितनी सामने वाले एंटिटी की फेयर वैल्यू है, किसकी, नेट असेट्स की, उसका प्रोपोर्शनेट निकाल दो एनसीआई का। तो यहां देखो पीपी कितनी बेटा बताओ, 11 लाख की, प्लस करंट एसेट बताओ कितनी है, फेयर वैल्यू पे लेना याद रखना, 3 लाख का। कितना हो गया तुम्हारे पास बताओ, 14 लाख रुपए का। नेट एसेट्स कैसे निकलती है, आप लेस करोगे लायबिलिटी, लायबिलिटी में आपका बैलेंस शीट में कुछ चेंज है नहीं है, बैलेंस एज इट इज है। कितना है बताओ, ये दो लायबिलिटी है, 6 लाख का। तो बताओ नेट असेट्स कितनी है बी लिमिटेड की, सर होगी 8। ये है आपको किसकी बताओ बेटा। अब मुझे बता, टोटल जो वैल्यू है सान वाले एंटिटी का 8 लाख है, तुमने 8 लाख का कितना निकालना है, 40%। कितना रहा बताओ, 8 का 40%, 32। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये पहली वर्किंग है आपकी। अब आओ दूसरी वर्किंग पर, ये तो एनसीआई निकालना हो गया, अब निकालोगे गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, 103 में दो कैलकुलेशन मैंडेटरी हैं आपकी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो बताओ क्या निकालोगे पहले, पहले लोगे नेट कंसिडरेशन। कितना पे किया है, 6 लाख रुपए। देख रहा है क्वेश्चन में, 6 लाख, 560, सॉरी 560। ये मुझे बताओ कितने प्रोपोर्शन में हो गया, 60% में। यहां लिखो नेट असेट्स 460%, क्योंकि बराबर लाना पड़ेगा ना आपको। तो इसकी मैं बात करूं तो टोटल है मेरे पास 8 लाख, और मैंने 60% खरीदा, तो मेरा हिस्सा हो गया 60%। तो 8 का 60%, 4,80,000। ये भी 60 है, ये भी 60 है, कंपेरेबल है। बोलो, कंपेरेबल डेटा है तो कंपेरिजन कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंस निकालो, 560 माइनस 480, 80,000 का।
अब ये देखो गुडविल है या बार्गेन परचेज, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सिंपल डिसाइड होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने ज्यादा पे किया कम पे किया है। अब देखो, आपको मिल तो इतना रहा है 480 का, लेकिन देना पड़ गया 560 का, 80 एक्सेस पेमेंट हो गया। एक्सेस पे, इसका मतलब कहलाएगा गुडविल। बोलो ना, क्या कहलाएगा बेटा? गुडविल कहलाएगा। वर्किंग नोट को प्रॉपर लिखना है, बस आपके समझाने थोड़ा सा हल्का सा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा जो ये बना रखा ना, मैं थोड़ी सी चरम रेखाएं बना रखी हैं यहाँ पर, इनको मैं हटा देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। बस हाँ, ये ठीक है। ये जो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से है थोड़ी ज्यादा चीजें, क्योंकि जो मेरा मोटिव है अभी वो अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए ना। इसको हटा सकते हो, ये आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, सीधा आ जाओ यहाँ मुद्दे पर भैया, ये 60% बराबर था, तो ये हो गया 80,000। आप ऐसा निकाल लो लेस करके, डिपेंड करता है ना। ये आ गया गुडविल, कितना बताओ? 80,000 का। तो आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ पर एक गुडविल का नाम और आ जाएगा, 80,000 का। और ये जो करंट असेट्स है 9 लाख है, इसे 9 लाख में से, इसे 9 लाख में से आपने कैश पे कर दिया है, आपने कैश पे कर दिया है 5,60,000 का। 5,60,000 तो उसको हटा दो, तो 9 लाख माइनस 560, ये तो गया ना 340 का। तो आपके 340 की आ जाएगी, ना कि ये आपका 9 लाख का। क्लियर है कहानी? आता बेटा, ये आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये हो गया आपका। दूसरा आपको पता है, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितनी आएगी। इक्विटी इसकी तो है ही नहीं है, इसी की आएगी 10 लाख रुपए की, ये एज इट इज 10 लाख रुपए का आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस याद रखना, सामने वाले एंटिटी के कभी भी नहीं आते। रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी सामने वाले एंटिटी का कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके बदले में ही कंसीडरेशन दे रहे होते हैं, तो उसका कभी नहीं आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा इसका 3 लाख रुपए। क्या बेटा बताओ? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। और एक चीज और आएगी बेटा, एनसीआई, कितने की बताओ? 320 का, है ना? 320 का आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर डाल दूं, टोटल कर लो एक बार। ये होगा 10 लाख, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 320, और 4 लाख, 20,20,000। वो हो गया ऊपर, कितना हो गया? 25 लाख हो गया क्या? 11 लाख तो उसका था, 8 लाख इसका है। ये पीपी 25 कैसे दिखा दिया मैंने? एक सेकंड को ना, देखो इसका 11 लाख, इसका 8 लाख, 11 8 19 लाख ना, 19 लाख। ठीक है, इसके अलावा 3 लाख ये है करंट असेट्स, और 6 लाख ये है, तो 9 लाख। 9 लाख माइनस 65 हो गया, ठीक है। गुडविल कितना आया था? 80,000 का, ठीक है। 19 + 80, 340, 23 भी सारा है। कुछ रह गया? रिजर्वेंट्स बस से कुछ। 10 लाख, 3 लाख, 320, 20, गलती 10 3 13 5 5,
3 ठीक है। 20 तो क्या कम रह गया, पीपी हो गया ठीक है। 14 है। सॉरी सॉरी बच्चे सॉरी, 25 ही है यार। ये 11 है और 14 है ना। 6 + 3 9, हाँ सॉरी बच्चा सॉरी, 25 ही ऊपर वाला। 25 ही है। और ये 10 लाख है ना। पाँच पाँच देखो, 5 और 5 10 लाख है वो। ठीक है ना। इसका टोटल जो आएगा, अरे भाई क्या है, सिस्टम आज हैंग क्यों हो रहा भाई। ये आएगा मेरे बच्चे 29 लाख 20 हजार। पर वाला देखो 29 नहीं, 25 लाख 80 हजार। 340। हाँ ये भी आएगा ऊपर वाला, इतने आएगा 29 लाख 20 हजार। 29 लाख। आज बच्चे सिस्टम थोड़ा हैंग है, तो कल कर देखते चेक करते कुछ प्रॉब्लम है। 29 लाख 20 हजार ना। 29 लाख 20 हजार। ज्यादा हैंग नहीं हो रहा है। ठीक है। ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, दो वर्किंग थी। एक तो ये वाली वर्किंग थी, नीचे गुडविल वाली वर्किंग की थी। दो ही आएगी बेसिकली। एनसीए हमेशा पार्ट बनेगा, एनसीए आपको अलग से दिखाना है, क्योंकि एनसीए एज ए इक्विटी है। आपका ऑनर इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन टोटल इक्विटी का पार्ट बनेगा है। ठीक है ना। ये लायबिलिटी नहीं होती है, ये आपका इक्विटी का पार्ट बनेगा। चलिए क्लियर आया था कहानी। ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया, अभी मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा। अभी थोड़ा ऑल फ्री है, इसलिए थोड़ा सा आपको फैल रहा होगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठाएंगे तो प्रॉपर सिस्टमेटिक चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो 19 20 का दिखा रखा नीचे। ये एग्जांपल नंबर 2 में डेफिनेटली आपको यहां से अपने लेकर के चलेंगे अपन ना। ठीक है। अभी बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा नहीं है, मैं टोटल मिला करके 103 पर जो क्लास लेने वाला हूँ वो 7 8 घंटे के लूंगा ना। बेसिकली 7 8 घंटे क्लास लूंगा। तो मतलब इसको रिवीजन में कहूँ तो 7 8 घंटे के अंदर कंपाइल हो जाएगा ये। तो आप थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं एग्जाम पेपर लूंगा, जितने भी सिलेबस में आपका एग्जाम में आए वो मैंने समरी बना रखी है। जो पिछले 3 4 अटेम्प्ट में जो 2022 का सिलेबस है, जैसे मैंने आपको उसके अंदर क्या बोलते हैं, एबीसी एनालिसिस में बताया था, पेपर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो आपका स्टडी मैट है वो आप डेफिनेटली कर लोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन एग्जाम में किस तरह के पेपर होगा, उसको डील कैसे करेंगे वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।